पारा तभी वो नोटिस करता है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है। आमर देखते हैं कि क्लैन और उसकी पार्टी उसके सामने आ जाती है। क्लैन को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पर रिवाइवल आइटम को ढूंढ रहा है और उसको कहता है कि उसका अकेले बॉस से लड़ना खतरे से खाली नहीं। पारा किरेटो कहता है कि उसको ये काम अकेले ही करना होगा और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। पारा तभी एक और पार्टी उनके सामने आ जाती है। ये डिवाइन ड्रैगन है, एक ऐसा बैंडिट का ग्रुप जो कि अपने लिए रिवाइवल आइटम को ढूंढ रही है। तो क्लैन किरेटो को उसको ये अकेले ही ढूंढने को कहता है, तब तक वो उसके लिए इन नमूनों को रोक कर रखेंगे। तो किरेटो वहाँ से पहुँच जाता है और एक बहुत ही बड़े पेड़ के पास आ जाता है और जैसे ही 12 बजे वो एक घंटी की आवाज को सुनता है तो निकोलस नाम का ये मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। ताको बिना कोई परवाह करे कि वो कितना ताकतवर है, किरेटो तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ क्लैन और उसके साथियों ने डिवाइन ड्रैगन्स को हरा दिया था। पर जैसे ही किरेटो उनके पास आता है तो वो देखते हैं कि उसके हाथ में एक रिवाइवल आइटम है, पर वो उसको क्लैन की ओर फेंक देता है। तो क्लैन उसको चेक करता है और पढ़ता है कि ये किसी भी प्लेयर को उसके मरने के 10 सेकंड के अंदर ही रिवाइव कर सकता है। तो किरेटो उसको इसका यूज किसी अपने के लिए करने को कहता है, पर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो क्लैन उसको रोक लेता है और उसको किसी भी कीमत पर जिंदा रहने को कहता है। अब उसी रात एक नोटिफिकेशन किरेटो के मेन्यू में आती है। उसको एहसास होता है कि उसके पास साची की तरफ से एक गिफ्ट आया है। तो वो जैसे उसको खोल कर देखता है तो उसको एहसास होता है कि उसने उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा होता है और जैसे वो उस बॉक्स को एक्टिवेट करता है तो वो सांची की आवाज सुनता है कि अगर वो इस मैसेज को सुन रहा है तो इसका मतलब वो पहले मारी जा चुकी है। वो चाहती है कि वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार ना समझे क्योंकि उसने उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। पर ये मैसेज मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया था ताकि अगर किसी दिन मैं मर जाऊँ तो तुम्हें ये मैसेज मिल सके और मैं पहले से ही जानती थी कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम इसे छुपाना क्यों चाहते थे, लेकिन मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हें किसी भी हाल में इस जगह से जिंदा बाहर निकलना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर इस दुनिया को क्यों बनाया गया है। मैं तुम्हारे साथ अपनी उस मुलाकात को कभी नहीं भूलूंगी और मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस सॉन्ग भी गाया है। तुम्हारा इन सब चीजों के लिए शुक्रिया किरेटो। अब 6 मार्च 2024 आमन देखते हैं कि फ्रंटलाइनर्स 56 फ्लोर को क्लियर करने की मीटिंग में है। आसुना सजेस्ट करती है कि हमें फील्ड बॉस को विलेज में ले आना चाहिए, पर किरेटो सोचता है कि यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कहता है कि इस चक्कर में जो लोग इस गेम के प्लेयर नहीं है वो मारे जाएंगे, पर वो कहती है कि उनकी जिंदगी मैटर नहीं करती और उसको उसके ऑर्डर्स को मानने को कहती है। तब अप्रैल के महीने में जब किरेटो मस्त बाहर सो रहा होता है तो आसुना उसके पास आकर पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों सो रहा है, वो बाकी लोगों की तरह डंजन को क्लियर क्यों नहीं कर रहा। किरेटो कहता है कि ये गेम का बेस्ट सीजन है और वेदर भी अपनी परफेक्ट सेटिंग में है, पर आसुना इस बात से गुस्सा हो जाती है। कहती है कि उसका हर एक दिन यहाँ पर बिताना मतलब कि असली दुनिया में एक दिन को खोना है। पर किरेटो कहता है कि इनकार ये जगह है जहाँ पर अब हम रहती है, या तुम्हें ये हवा ये धूप अच्छी नहीं लग रही। जिसके बाद वो उसको यहाँ लेट कर इस फीलिंग को समझने को कहता है। तो वो आसमान की ओर देखती है और कुछ घंटों बाद किरेटो अपनी नींद से जाग उठता है। वो देखता है कि आसुना उसके बगल में सो गई थी। तब कुछ लोग उनको ऐसे देखकर कमरे में जाने को कहते हैं। तो किरेटो उसका यूं पर ध्यान रखने का सोचता है और पूरा दिन वहीं बैठकर उसको प्रोटेक्ट करता रहता है जब तक कि उसकी नींद पूरी नहीं जाती। पर वो उसको जैसे अगली कहता है तो वो उसकी जान लेने को तैयार हो जाती है। पर कहती है कि उसका ध्यान रखने के लिए वो उसको खाने पर बुलाना चाहती है। आप यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर वो उसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया अदा कहती है क्योंकि ये जानते हुए कि ये टाउन सुरक्षित है, पर फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा प्लेयर उसको मार दे क्योंकि वो सोते हुए लोगों को बिना उनके जाने डुएल के लिए एक्सेप्ट करा लेती है और उनको उनकी नींद में मारती है। पर तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे वो बाहर की ओर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक प्लेयर को रस्सी से बांधा हुआ है और नोट करते हैं कि एक बांधा उसके दिल के आर पार है। पर जैसे ही उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है तो वो इस गेम की दुनिया में मारा जाता है। और ये सब कुछ देख कर किरेटो सोचता है कि आखिर कौन टाउन के अंदर किसी को डुएल के लिए चैलेंज कर सकता है और क्या बाकी प्लेयर से पूछता है कि क्या उन्होंने इस डुएल के विनर की नोटिफिकेशन को सुना है, पर किसी ने भी ये ना सुना और ना देखा होता है। अब यहाँ टावर के अंदर आसुना सोचने लगती है कि आखिर एक प्लेयर को बिना डुएल के कैसे मार दिया और सोचती है कि अंदर का एरिया में बाहर के टाउन के एरिया की तरह खतरनाक बन रहा है। कहती है कि इस चीज को हम ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो वो किरेटो को इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइन करने को कहती है। तो अब उनके बाहर आने के बाद किरेटो पूछता है कि क्या उन्होंने देखा कि यहाँ क्या हुआ। तब एक लड़की आगे आती है। वो उन्हें बताती है
कि उसका नाम योको है और बताती है कि वो इस मरे हुए प्लेयर के साथ इस टाउन में आई थी जिसका कि नाम केन था। वो दोनों इस विलेज में एक साथ आए थे और किसी तरह एक दूसरे से अलग होने के बाद उसने उसको ये टावर में लटके हुए देखा। अब उसी रात ये दोनों उस टकलू आदमी के पास आते हैं ताकि वो पता लगा सके कि इस हथियार का असली मालिक कौन है। तो वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज कर पता करता है कि इसको एक प्लेयर ने बनाया है। पर जब आसुना पूछती है कि इसको किसने बनाया है तो वो बताता है कि इस प्लेयर का नाम ग्रीनलॉक है। ताकि ये जानने के लिए कि इस वेपन ने केन को कैसे मारा तो किरीटो इससे खुद को मारने की कोशिश करता है पर तभी आसुना उसको रोक लेती है। सोचती है कि वो पागल है जो कि ऐसे मरना चाहता है। अब कुछ दिनों बाद वो योको से बात करने आती है। तब आसुना उससे पूछती है कि आखिर ये ग्रीनलॉक कौन है तो वो बताती है कि वो सभी सेम गिल्ड के मेंबर है और डिसाइड करती है कि वो उनको बताएगी कि असल में क्या हुआ था। 6 महीने पहले उनकी गिल्ड ने एक रेयर मॉन्स्टर से एक पावरफुल रिंग को हासिल किया था जिसको कि वो बेचने या फिर अपने पास रखने का सोच रहे थे। ज्यादातर गिल्ड के लोगों ने उसको बेचने के लिए वोट किया था पर इससे पहले कि उनकी लीडर रिसिनिया इसको बेच पाती हमें पता लगता है कि उसको किसी ने मार दिया है और किरीटो सोचता है कि जरूर गिल्ड के दूसरे मेंबर ने ऐसा किया होगा। वो पूछता है कि आखिर ये ग्रीनलॉक है कौन तो योको बताती है कि वो इस दुनिया में रिसिलिया का हस्बैंड था और सोचती है कि वो जरूर उन लोगों पर हमला कर रहे हैं जो कि उस रिंग को बेचने के खिलाफ थे। वो उनकी मेंबर थी जो कि रिंग को संभाल कर रखना चाहती थी और केन दूसरा था जो कि ऐसा चाहता था जबकि तीसरा बंदा स्मिथ था जो कि अब फ्रंट लाइन